सुबह का समय था और जंगल में पक्षी अपने अपने कामों में व्यस्त हो रहे थे। स्कूल का समय होने वाला था। गौरी अपने छोटे पक्षी जग्गू को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी, जबकि कालू सुस्ती से बैठा हुआ था। मम्मी जल्दी कीजिए, मुझे देर हो रही है। लंच बॉक्स कहाँ है? जग्गू बस बैग उठाओ और निकलो। नाश्ता स्कूल के पास कुछ देख लेना, अभी घोंसले में कुछ नहीं बना है। लेकिन मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है। जग्गू सुबह सुबह बहस मत करो, चुपचाप स्कूल जाओ, हमें भी सोने दो। चिड़िया अपने घोंसले से निकलकर पास वाली डाल पर आ बैठती है। गौरी बहन, छोटा पक्षी स्कूल जा रहा है और तुमने उसे बिना नाश्ते के भेज दिया, ये तो गलत बात है। रानो, चिड़िया, तुम अपने काम से काम रखो, हमें मत सिखाओ कि बच्चे को कैसे संभालना है। मैं तो बस भले की बात कर रही थी गौरी बहन। हमें तुम्हारा भला नहीं चाहिए। चलो जग्गू, फौरन स्कूल जाओ। और कालू जी, आप उठिए, जरा बाहर चलकर खाने का इंतजाम करते हैं। जग्गू के जाने के बाद कालू और गौरी उड़ते हुए कबूतर की दुकान पर पहुंचते हैं। कबूतर सफाई कर रहा था। गौरी उसे बातों में उलझाने के लिए आगे बढ़ती है। कबूतर नमस्ते, आज क्या नया सामान लाए हो? गौरी बहन, ताज़ा चावल और शक्कर आई है, तुम बताओ क्या चाहिए? जरा वो पीछे वाली अलमारी में रखी शक्कर की बोरी तो दिखाना, उसका क्या रेट है? हाँ, अब भी देखकर बताता हूँ। कबूतर जैसे ही पीछे मुड़ता है, कालू चुपके से चावल की बोरी उठाकर अपने थैले में डाल लेता है। गौरी, काम हो गया, निकलो। अच्छा कबूतर, हम बाद में आएंगे, अभी जरा जल्दी में है। अरे गौरी बहन, शक्कर तो देखती जाओ। लेकिन वे दोनों कबूतर की बात सुने बिना वहां से तेजी से उड़ जाते हैं। दोपहर के समय कालू और गौरी एक घने पेड़ की ठंडी छांव में बैठकर चोरी की बोरी खोलते हैं। दोनों मुफ्त के चावल देखकर बहुत खुश थे। देखा कालू जी, मेरी अकल और तरकीब कितनी शानदार काम कर गई। कबूतर को बातों में ऐसा उलझाया कि उसे पता भी नहीं चला और हम पूरे चावल की बोरी ले आए। मान गए गौरी, सच में तुम्हारा कोई जवाब नहीं। आज तो हम खूब मजे से पेट भरकर चावल पकाएंगे और खाएंगे। रानो चिड़िया वहां से गुजरती है और उनके पास चावल की इतनी बड़ी बोरी देखकर रुक जाती है। गौरी बहन, तुम्हारे पास चावल की इतनी बड़ी बोरी कहाँ से आ गई? कहीं तुम दोनों ने फिर से कबूतर की दुकान से तो चोरी नहीं की? रानो, तुम हर वक्त हमारे बीच में टांग क्यों अड़ाती हो? जाओ, जाकर अपने सूखे दाने चुगो। तुम्हें क्या मतलब कि हम ये बोरी कहाँ से लाए हैं? तौबा करो कालू भैया, चोरी का माल कभी फलता फूलता नहीं है। मेरी एक बात याद रखना, बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। तुम अपनी ये मुफ्त की नसीहतें अपने पास ही रखो रानो, हमें मत सिखाओ कि क्या सही है और क्या गलत। हम तो ऐसे ही मजे करेंगे। रानो अफसोस से सिर हिलाती है और वहाँ से उड़ जाती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू और गौरी की लालच और बढ़ जाती है। अब वे रोजाना किसान के खेत से मकई के बड़े बड़े भुट्टे चोरी करके लाते और खाते थे। एक दिन गौरी फिर खेत की तरफ देखकर लालच में आकर बोलती है, कालू जी, जरा नीचे देखिए, किसान के खेत के भुट्टे कितने ताजे और मीठे हैं। चलिए आज फिर चलकर कुछ बड़े बड़े भुट्टे तोड़ लाते हैं। लेकिन गौरी, हम पिछले कई दिनों से रोजाना वहीं जा रहे हैं। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, कहीं किसान को पता न चल गया हो। अरे तुम तो बेकार में ही डरते रहते हो। किसान इस वक्त पेड़ के नीचे आराम से सो रहा होगा। तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। रानो पास वाली डाल से उनकी बातें सुन लेती है और उड़कर उनके पास आती है। कालू भैया, गौरी बहन, अब तो रुक जाओ। रोज रोज किसान के खेत से चोरी करना अच्छी बात नहीं है। अगर किसान ने पकड़ लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। रानो, तुम अपनी सलाह अपने पास रखो, हमें बार बार टोकने की जरूरत नहीं है। हम तो आज भी भुट्टे खाकर ही रहेंगे। कालू और गौरी रानो की बात को नजरअंदाज करके किसान के खेत की तरफ उड़ जाते हैं। उधर किसान खेत में भुट्टे कम देखकर बहुत गुस्से में था। उसने आज चोरी पकड़ने के लिए झाड़ियों के पीछे बड़ा जाल बिछा रखा था और खुद छुपकर बैठा था। आज मैं देखता हूँ कि रोज रोज मेरे खेत से मकई की फसल कौन बर्बाद कर रहा है। आज उस चोर को रंगे हाथों पकड़कर ही रहूंगा। थोड़ी ही देर में कालू और गौरी बिना किसी डर के खेत में उतरते हैं और तेजी से भुट्टे तोड़ने लगते हैं। देखा कालू जी, मैं ना कहती थी कि किसान यहाँ नहीं है। जल्दी जल्दी 3-4 बड़े भुट्टे तोड़कर थैले में भर लो। हाँ गौरी, मैं जल्दी जल्दी तोड़ रहा हूँ, तुम भी अपना थैला खोल कर रखो।
तभी किसान हाथ में डंडा और जाल लेकर अचानक झाड़ियों से बाहर आ जाता है। अच्छा, तो तुम दोनों काले कौए हो जो रोज मेरे खेत से मकई चुराते थे। आज तुम दोनों मेरी नजर से नहीं बच सकते। कालू जी, किसान आ गया, जल्दी से उड़ो। कालू पंख फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर किसान के बिछाए जाल में बुरी तरह उलझ जाता है। गौरी, मेरा पैर जाल में फंस गया है, मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे बचाओ। किसान तुरंत उनके ऊपर बड़ा जाल फेंक देता है और दोनों को दबोचकर लोहे के मजबूत पिंजरे में बंद करके बड़ा सा ताला लगा देता है। अब बैठो इस पिंजरे में। तुम दोनों को तुम्हारी चोरी की पूरी सजा मिलेगी, ताकि आइंदा कोई मेरे खेत पर बुरी नजर न डाले। और जग्गू उड़ता हुआ अपने घोंसले में पहुंचता है। घर में मम्मी पापा को न पाकर वो घबरा जाता है और रोता हुआ रानो के पास जाता है। रानो आंटी, मेरे मम्मी पापा घोंसले में नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है और घर पे कोई नहीं है। वे कहाँ चले गए? बेटा रो मत, हौसला रखो। तुम्हारे मम्मी पापा किसान के खेत में गए थे। मुझे पूरा डर है कि किसान ने उन्हें चोरी करते हुए पकड़ लिया है। आंटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। रानो फौरन कबूतर और जंगल के दूसरे पक्षियों को इकट्ठा करती है। दोस्तों, किसान ने कालू और गौरी को पकड़कर पिंजरे में बंद कर लिया है। छोटा जागू अकेला और परेशान है। हमें किसी तरह किसान के पास जाकर बात करनी होगी। हाँ रानो, चलो हम सब मिलकर किसान से गुजारिश करते हैं। शायद इस मासूम बच्चे को देखकर उसका दिल पिघल जाए। सभी पक्षी किसान के आंगन में लगे बड़े पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। सामने पिंजरे में बंद कालू और गौरी रो रहे थे। मम्मी पापा, जग्गू बेटा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने चोरी की और आज हमें अपने किए की सजा मिल गई। रानो चिड़िया उड़कर नीचे किसान की चारपाई के पास उतरती है। बाकी पक्षी भी उसके पीछे नीचे आ जाते हैं। किसान भैया, कालू और गौरी ने आपके खेत से चोरी करके बहुत बड़ा अपराध किया है। हम उनकी गलती मानते हैं। तो फिर तुम सब यहाँ सिफारिश लेकर क्यों आए हो? मैं इन चोरों को हरगिज नहीं छोड़ूंगा। किसान भैया, जरा इस छोटे बच्चे जग्गू की तरफ तो देखिए। यह अपने माँ बाप के बिना अकेला और बेसहारा हो जाएगा। हाँ किसान भैया, इनको अपनी गलती की सजा मिल चुकी है और इन्हें पूरा पछतावा है। इस छोटे मासूम बच्चे के आंसू देखकर इन्हें माफ कर दीजिए। किसान भैया, हमें एक बार माफ कर दो। हम कसम खाते हैं कि आज के बाद कभी किसी की चीज को हाथ नहीं लगाएंगे और मेहनत करके खाएंगे। हाँ किसान भैया, हमें अपने बच्चे की खातिर एक आखिरी मौका दे दीजिए। किसान छोटे जग्गू को रोते हुए और सभी पक्षियों की एकता देखता है। उसका दिल पिघल जाता है। ठीक है, तुम सब पक्षियों की बात और इस छोटे बच्चे के आंसुओं की खातिर मैं इन्हें छोड़ रहा हूँ। लेकिन याद रखना, अगर दोबारा मेरे खेत के पास भी दिखे तो कभी बाहर नहीं आ सकोगे। किसान पिंजरे का ताला खोल देता है। कालू और गौरी बाहर निकलकर रोते हुए जग्गू को गले लगा लेते हैं। किसान भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रानो बहन, कबूतर भैया, आप सबका बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे बच्चे का सहारा बने। सभी पक्षी खुशी खुशी अपने घोंसलों की तरफ उड़ जाते हैं। कालू और गौरी ने सच्चे दिल से कसम खाई कि वे अब हमेशा मेहनत की रोटी खाएंगे। मौसम का संदेश देने वाला पक्षी जंगल में भयंकर बारिश होने का ऐलान कर रहा था। सुनो सुनो सुनो, भयंकर आंधी तूफान के साथ ऐसी विनाशकारी बारिश आने वाली है कि सबके घोंसले ताश के पत्तों की तरह उड़ जाएंगे। इसलिए सब पक्षियों के लिए भलाई इसी में है कि इस जंगल को खाली करो और तुरंत पड़ोस वाले सुंदरवन जंगल में शिफ्ट हो जाओ। सुनो सुनो सुनो। रानो चिड़िया भी अपने घर में बैठी मौसम का संदेश देने वाले पक्षी का ये डरावना ऐलान सुन रही थी। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर हमारा घर गिर गया तो हम कहाँ जाएंगे? मम्मा, फिर तो हमें भी किसी दूसरे जंगल भाग जाना चाहिए। रो मत मेरी बच्ची, जब तक तेरी मम्मा जिंदा है तुझे कुछ नहीं होने देगी। तू जाकर जल्दी जल्दी कमरे में सामान बांधना शुरू कर और मैं जाकर बाकी पक्षियों से सलाह करके आती हूँ। अपनी बेटी को तसल्ली देकर रानो चिड़िया जंगल में निकलती है, जहाँ सब पक्षी पहले से ही बड़े पेड़ के नीचे परेशान जमा थे।
आप सबने मौसम विभाग का ऐलान सुन ही लिया होगा। मेरी तो यही राय है कि हमें एक पल भी घंवाए बिना अपना सामान बांधना चाहिए और सुंदरवन जंगल में जाकर यह आफत का मौसम गुजारना चाहिए। जब आंधी तूफान खत्म हो जाएगा तो हम अपने वतन वापस आ जाएंगे। जी रानो बहन, हम सब ने भी आपस में यही मशवरा किया है कि फिलहाल जान बचाकर इस जंगल को छोड़ना ही सही रास्ता है। अभी सब पक्षी आपस में ऐसी ही बातें कर रहे थे कि गोरी कवि और कालू कौवा भी वहाँ मटकते हुए आ जाते हैं। देखो गोरी, इन भीगी बिल्लियों के चेहरों पर कैसे 12 बज रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश का नाम सुनकर ही इनके पंखों का सारा रंग उड़ गया हो। कितने डरपोक हैं ये सब। तभी अचानक आसमान में काले कलूटे और डरावने बादल छाना शुरू हो जाते हैं। फालतू की कॉमेडी बंद करो कालू भैया, हम सब ने तो जाने का फैसला कर लिया है। आप बता दें कि आपका क्या इरादा है, या यहीं रहकर भीगने का इरादा है? ना भाई ना, मेरे पति कालू ने हमारा घोंसला अंबुजा सीमेंट से भी ज्यादा मजबूत बनाया है। हम तो अपना ये आलीशान महल छोड़कर तभी नहीं जाएंगे। तुम सब भिखारियों की तरह भागना चाहते हो तो भागो, पर मैं और कालू तो यही राजा रानी की तरह राज करेंगे। हाँ, गोरी ने बिल्कुल सही कहा। मैंने अपने घोंसले में ऐसी इंजीनियरिंग की है कि तूफान उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए हम तो इसी मजबूत घर में पैर पसार कर सोएंगे। तभी पीछे से गोरी कवि की सास भी वहाँ हाफते हुए आ जाती है। अपनी ये घमंड भरी बातें बंद करो। हमारा घर कितना भी मजबूत हो, पर जब कयामत की बारिश आएगी तो वो तिनका भी नहीं छोड़ेगी। सब पक्षियों के साथ चलो, वरना यहीं जल समाधि बन जाएगी तुम्हारी। कालू, तुम्हारी माँ का भी बुढ़ापे में दिमाग सठिया गया है। चलो कालू जी, हम घर चलते हैं। इन्हें भागने दो अपना जंगल छोड़कर। ऐसा कहकर दोनों कौवे हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं और बाकी सब पक्षी भारी मन से अपना सामान बांधकर दूसरे जंगल जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तेज बारिश शुरू हो जाती है। सब पक्षी अपने जंगल से काफी दूर निकल गए थे और सुंदरवन पहुंचने ही वाले थे। इधर कालू और गोरी का शातिर दिमाग चालू हो जाता है। चलो गोरी, मैदान साफ है, कोई पक्षी जंगल में नहीं बचा। सबके खाली घरों में जाते हैं और जितना भी अनाज बचा कुचा है सब पर डाका डालकर चुरा लाते हैं। दोनों दुष्ट कौवों का लालच इस क़यामत की बारिश में भी खत्म नहीं हुआ था। उन्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी, बस मुफ्त के भोजन की चिंता थी। ऐसा सोचकर दोनों अपने घर से थैला लेकर निकलते हैं और सबसे पहले रानो चिड़िया के घर की रसोई में घुस जाते हैं, जहाँ कुछ अनाज पड़ा था। गोरी और कालू अनाज समेटते हैं और फिर तोते के घर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन बारिश इतनी भयंकर हो जाती है कि उन्हें उड़ने में दिक्कत होने लगती है, इसलिए वे पेड़ की एक डाल के नीचे छुप जाते हैं। कालू जी, बिजली कड़क रही है, कहीं हमने कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी? हमें भी बाकी पक्षियों के साथ चले जाना चाहिए था। तुम बिल्कुल फालतू की चिंता मत करो, हम इस जंगल के बेताज बादशाह हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं। चलो बाकी पक्षियों के घर की रसोई भी साफ कर लें, फिर अपने मजबूत महल में चलेंगे। वे दोनों उड़ने ही वाले थे कि अचानक सामने से चील उड़ती हुई दिखाई देती है। दोनों कौवों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वे दुम दबाकर झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। गोरी, बिल्कुल आवाज मत करना, अपनी चोंच को लॉक कर लो। इस पूरे जंगल में हम अकेले बचे हैं। अगर इस चील को पता चल गया तो वो हमें बिना नमक मिर्च के ही चबा जाएगी। आसपास सूंघते हुए, किसी काले कलूटे पक्षी की गंध आ रही है यहाँ से। लगता है कोई मूर्ख यहीं रह गया है। थोड़ा आगे जाकर देखती हूँ। जैसे ही चील थोड़ी आगे जाती है, दोनों कौवे अपनी जान हथेली पर लेकर झाड़ियों से निकलते हैं और सरपट अपने घर की तरफ भागते हैं। लेकिन जैसे ही वे अपने तथाकथित मजबूत महल में कदम रखते हैं, देखते हैं कि उनकी छत तो चलने की तरह टपक रही थी। कालू, ये है तुम्हारा मजबूत घर। ये घर कम और वाटर पार्क ज्यादा लग रहा है। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी जो पक्षियों के साथ नहीं गए। मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी गोरी कालू को कोस ही रही थी कि अचानक तेज हवा के थपेड़े से उनका पूरा घर भूकंप की तरह जोर जोर से हिलने लगता है। दूसरी तरफ रास्ते में आंधी तूफान ज्यादा बढ़ने के कारण सब पक्षी एक पहाड़ी पेड़ की बड़ी सी खोखल में शरण लिए हुए थे।
दोस्तों, बारिश हद से ज्यादा तेज हो गई है। सुंदरवन जंगल बस थोड़ी ही दूर है, लेकिन पहले इस सुरक्षित खोखल में बैठकर कुछ खा लेते हैं। भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कुश्ती लड़ रहे हैं। जी रानो बहन, भूख तो मुझे भी इतनी लगी है कि मैं इस लकड़ी को ही चबाने वाला था। तुम दोनों सब्र करो, मैं अपने घर से बड़े ही स्वादिष्ट और मीठे मीठे फल लेकर आया था। सब मिलकर खाते हैं। फिर सब पक्षी मिलकर मजे से मीठे फल खाते हैं और सुरक्षित रहकर बारिश का आनंद लेते हैं। लेकिन कोने में बैठी कालू की बूढ़ी माँ लगातार रो रही थी। रानो बेटी, मेरी बहू और बेटा भले ही बददिमाग और लालची हैं, लेकिन हैं तो मेरे अपने ही ना। मुझे इस भयानक रात में उन दोनों की बहुत चिंता हो रही है। न जाने वे किस हाल में होंगे। जी माँ जी, चिंता तो मुझे भी उन दोनों की बहुत हो रही है। भले ही वे हमसे लड़ते रहे, पर आखिरकार हैं तो हमारे पड़ोसी ही। लेकिन इस तूफान में अब हम क्या कर सकते हैं? रानो, तुम्हें तो पता ही है कि कालू को घर बनाना तो दूर, एक दिन का जोड़ना भी नहीं आता। उसका घोंसला इतना कमजोर है कि इस तूफान को झेल ही नहीं पाएगा। माँ जी, यहाँ बैठकर आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। हम जाकर उन दोनों को ढूंढकर यहाँ ले आते हैं। ठीक है कबूतर, तुम और रानो जल्दी जाओ और दोनों को सुरक्षित ले आओ। हम सब यहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे। संभल कर जाना। इधर जंगल में जिस पेड़ पर कौओं का घोंसला था, वो आंधी के भयानक झोंके से जड़ से उखड़ जाता है और एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ता है। कालू कौआ उस भारी पेड़ के तने के नीचे बुरी तरह फंस जाता है और गोरी बाहर रह जाती है। गोरी, मेरी हड्डियाँ पापड़ बन गई। मुझे बाहर निकालो, वरना मैं यही कबाड़ बन जाऊंगा। कालू जी, ये पेड़ तो इतना भारी है कि मुझसे टस से मस नहीं हो रहा। पूरे जंगल में कोई चींटी तक नहीं है जो हमारी मदद करे। मैं क्या करूं? गोरी कभी जोर जोर से रोने लगती है। उसे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। तभी अचानक टॉर्च की रोशनी चमकती है और सामने से रानो चिड़िया और कबूतर उड़ते हुए आते दिखाई देते हैं। आप आ गए दोस्तों, आप आ गए। मुझे माफ कर दो, हम बहुत बुरे थे। प्लीज मेरे कालू जी को इस भारी पेड़ के नीचे से निकालो, वरना ये यही दम तोड़ देंगे। रानो चिड़िया और कबूतर बिना कोई पुरानी करवाहट सोचे तुरंत आगे बढ़ते हैं। फिर वे तीनों मिलकर अपनी पूरी ताकत से उस भारी पेड़ को कालू के ऊपर से हटाते हैं और कालू को अधमरी हालत में बाहर निकालते हैं। आज तो यमराज से सीधे अपॉइंटमेंट कैंसिल करके आया हूँ। बाल बाल बच गया। मुझे लगा था आज मेरा आखिरी दिन है। मुझे माफ कर दो दोस्तों, हमें आप सबकी बात माननी चाहिए थी। चलो जल्दी यहाँ से भागते हैं, इससे पहले कि मौत दोबारा हमें घेर ले। फिर कबूतर और रानो चिड़िया के साथ कालू और गोरी उड़ते हैं और सुरक्षित पहाड़ी खोखल में अपनी माँ के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ माँ अपने बेटे को गले से लगाकर रोने लगती है। फिर सुबह होते ही सब अपना अपना सामान उठाते हैं और सुंदरवन जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ ही समय बाद वे सब सुंदरवन जंगल पहुंच जाते हैं। सुंदरवन जंगल में कोई तूफान नहीं था। वहां खिलखिलाती हुई धूप खिली थी और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। सब पक्षी चैन की लंबी सांस लेते हैं।